उसके कारण जनधन की हानि उसके कारण होती है। हम इस बात को सुनिश्चित करें कि नदी के कैचमेंट एरिया पे किसी भी प्रकार की इल्लीगल माइनिंग न होने दें। मैं देखता हूं कई जनपदों में नदी के कैचमेंट एरिया से लोग मिट्टी निकालते हैं, वहां पे इल्लीगल माइनिंग करने लगते हैं या वहां पर अन्य ऐसी गतिविधियां करते हैं जिसके कारण नदी के कैचमेंट एरिया के साथ खिलवाड़ होता है और फिर वह बाढ़ को आमंत्रित करता है और उसके कारण भी जनधन की हानि होती है। हम इस बात को देखें कि इसको हम हर हाल में हर जनपद इसको रोकें और ये हर जनपद का दायित्व बनता है कि हम लोग अपने यहाँ इल्लीगल माइनिंग को किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने न दें, उसको हर हाल में रोकें। जो माइनिंग एक सिस्टम के साथ जोड़ करके शासन की सहमति से और बाकायदा नियमों के अंतर्गत हो रहा है, उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए कार्य आगे बढ़ा देंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। हम लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि जो भी कार्य योजना बनी है उसकी क्वालिटी की जांच, तटबंधों की संवेदनशीलता और अति संवेदनशीलता और संवेदनशीलता को ध्यान में रख करके जो कार्य योजना बनाई गई है, सिंचाई विभाग ने पिछले 5 वर्ष के अंदर बेहतर तकनीक को अपना करके बाढ़ बचाव के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, बाढ़ निरोधक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। हर जनपद जो भी बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील हैं वे इसे वहां पर लागू करें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग के ऊपर आएगी, लेकिन अन्य जिन विभागों की चर्चा यहां पर अभी मैंने की है, ये सभी विभाग जनपद के अंदर भी होंगे। जनपद के अंदर भी इनके साथ बैठ करके जिलाधिकारी जनपद स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ भी बेहतर संवाद बना करके इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कार्य योजना जो बनाई गई है वह व्यवस्थित रूप से लागू हुई है या नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि हम बाढ़ आने का इंतजार कर रहे हैं तब आप नाव की व्यवस्था करेंगे, बाढ़ आने का इंतजार करेंगे तब आप चारे के लिए तब आप टेंडर निकालेंगे। ये सारी कार्य योजना आपके पास पहले से होनी चाहिए। अगर बचता भी है तो जब आपके पास निराश्रित गौआश्रय स्थल है आप वहां उनको बेच दीजिए, बाद में उनकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन आपके पास हमेशा एक स्टॉक इस प्रकार का होना चाहिए जहां पर आप पर्याप्त मात्रा में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्यान्न और राहत पैकेट बनाने की व्यवस्था के साथ साथ जो वहां पर बाढ़ के कारण जिन पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई होगी उन्हें आप पर्याप्त मात्रा में उनके लिए भी चारे की व्यवस्था दे सकें और इसे हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी चाहिए। आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए कि बाढ़ एक आपदा है, आपदा के कारण जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने की हमारे स्तर पर प्रयास होने चाहिए और ये हर जनपद अपने अपने स्तर पर इस कार्य योजना को बना करके लागू करने की तैयारी कर लें। बाद में इसमें शिकायत नहीं आनी चाहिए। शासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद हम इंतजार करते रहते हैं कि जब शासन से कोई कहेगा तो हम राहत पैकेट बांटेंगे। मुझे लगता है कि अगर बाढ़ आ गई है, गांव मेरुंड हो चुका है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीड़ितों का हम भोजन के पैकेट उपलब्ध करवा दें। अगर आपको लगता है कि गांव को वहां से हटा करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है तो हमें उन्हें सुरक्षित स्थान पर किसी सार्वजनिक भवन में सुरक्षित स्थान पर रखने की वहां पे पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। पीड़ितों में खासतौर पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा का उचित प्रबंधन करना चाहिए। कुत्ता या कोई जंगली जानवर किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को, किसी बुजुर्ग को नुकसान न पहुंचाने पाए, इसकी भी एक वहां पे व्यवस्था देख लेनी चाहिए। लोगों को पहले से ही इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। अगर ये सभी कार्यक्रम सभी विभाग मिलकर के अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएंगे तो फिर बाढ़
जैसे हमने पिछले 5 वर्षों के अंदर व्यवस्थित कार्य योजना के माध्यम से उस पर प्रभावी रोक लगाने में सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही हम लोग इस वर्ष भी बाढ़ जैसी आपदा को प्रभावी ढंग से रोकने में हमें मदद मिल सकती है। ड्रेजिंग की जो कार्रवाई एल्गिन चरचरी डैम के पास हुआ है, तटबंध के पास होता है, जो बस्ती के पास हो रहा है, या जो अन्य जनपदों में जो कार्य हुए हैं, हमें देखना चाहिए कि हम अन्य क्षेत्रों में भी अभी से सर्वे करके, बाढ़ के दौरान ड्रोन से सर्वे करके या सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से भी हम इन चीज़ों को चेक कर लें कि हमें बरसात के तत्काल बाद भी कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर हम इन कार्यक्रमों को लागू करते हुए नदियों को चैनलाइज करने की व्यवस्था अभी से प्रारंभ कर लें, जिससे कार्य समय पे आगे बढ़ सके। अन्यथा मई जून में कार्य योजना बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये कार्यक्रम आपके अक्टूबर नवंबर से ही बनते हुए दिखाई देने चाहिए, जिससे अप्रैल आते आते बाढ़ बचाव के सारे कार्यक्रम आप लागू कर सकें। जिन्हें परमानेंट बाढ़ बचाव के कार्य जहां होने चाहिए वे कार्य योजनाएं अलग होनी चाहिए, जो टेम्पररी होनी है वो अलग से बननी चाहिए, और जो मीडियम उससे जुड़ी होंगी, जो तात्कालिक रूप से कुछ प्रभावी होनी है, जिनको उसका प्रभाव पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, एक सामान्य वे में हम लोग बचाव के लिए करते हैं, इन सभी को हम लोग अगर एक कार्य योजना बना करके प्रभावी ढंग से लागू करेंगे तो जनप्रतिनिधियों को भी समय समय पर माननीय सांसद, माननीय विधायक को इसका विजिट करवाएंगे तो काफी बड़ी जो कभी कभी क्षति हो जाती है बाढ़ के कारण, तो उससे हम अधिक से अधिक लोगों को राहत देने में सफल हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आज जो कार्य योजना यहाँ पर तैयार करनी, यहाँ पर आप लोगों के स्तर पर तैयार की गई है, आप अभी से इसकी कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी भी करेंगे। हर जनपद में कंट्रोल रूम बन जाए, वहां पर बाढ़ बचाव से जुड़े हुए विभाग और पुलिस विभाग संवेदनशील, अति संवेदनशील स्थलों पर पेट्रोलिंग की प्रभावी व्यवस्था भी करें। जहां पर अति संवेदनशील क्षेत्रों हो वहां पेट्रोमैक्स की व्यवस्था भी रखें। जहां पर पीड़ित परिवार आए उन्हें समय पे खाद्यान्न के साथ साथ ताजा भोजन भी मिलना चाहिए, और हम ये बात भी सुनिश्चित करें कि वहां पे सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, लाइट आदि की व्यवस्था भी रहे, जिससे सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था उन क्षेत्रों में किया जा सके। बाढ़ का पानी जब बहुत बड़े क्षेत्र में घुसता है तो सांप और अन्य विषैले जीव भी वहां से निकलेंगे, वे भी तटवर्ती क्षेत्रों में अपना निवास बनाते हैं। वहां पर बहुत बार जहरीले कीड़े लोगों को काटते हैं, पशुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हमें उनके बचाव की भी तैयारी उस दौरान देखनी होगी, उसके बारे में भी हम लोग इस कार्यक्रम को कर लेंगे। मेरा तो ये मानना है बाढ़ ऐसी आपदा नहीं है कि इससे जनधन को हम न्यूनतम स्तर पर न ले जा सकें, ले जाया जा सकता है। पिछले 5 वर्षों में हमने काफी हद तक सफलता भी प्राप्त की, लेकिन समय से बनाई गई कार्य योजना का ही परिणाम सामने आएगा। बाढ़ आ जाएगी, उसके बाद हाथ पैर मारेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पहले से ही हम कार्य योजना आज के दिन पर अभी बचाव के बारे में हम फोकस करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे दिलो दिमाग में होना चाहिए कि हमें अभी से बाढ़ बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से आगे करने की तैयारी इस रूप में करनी है। और ये चीजें अगर आप व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा लेंगे तो मुझे लगता है काफी बड़े पैमाने पर कभी कभी जो जनधन की हानि होती है इसको नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। सभी विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम को लागू करेंगे और अपने अपने जनपद में जिलाधिकारियों के द्वारा, पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी संबंधित विभाग मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को ध्यान में रखेगा कि बाढ़ से संभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ वहां पे क्लोरीन की गोलियों का वितरण होता है।
वहां पर सांप या कुत्ते के काटने के कारण जो एंटी स्नेक वेनम है या एंटी रैबीज वैक्सीन है, इसको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी हर सीएससी और अन्य डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनकी पर्याप्त उपलब्धता भी होनी चाहिए। जिलाधिकारीगण संबंधित सीएमओ और सीएमएस के साथ संवाद बना करके इस पर आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। अवेयरनेस के कार्यक्रम अभी से चले। आपदा राहत मित्र योजना चली है भारत सरकार के माध्यम से। आपदा राहत मित्र के माध्यम से जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, इन कार्यक्रमों को भी हमें देखना चाहिए। छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं। जल जनित तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए जो कार्यक्रम चलते हैं, हमें क्या करना है, बाढ़ बचाव के दौरान लोगों को क्या हो सकता है, पेयजल की आपूर्ति हो सकता है, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति न हो पाए, क्या वो पानी वैसे पी लें या वैसे छान के पी लें। अगर गर्म करके छान के पिएंगे तो कोई भी डायरिया, हैजा आदि कोई बीमारी नहीं होगी, चर्म से जुड़े हुए कोई चर्म रोग नहीं होगा। लेकिन हम वहां पे इन कार्यक्रमों के बारे में लोगों को अवगत कराएं तब न। दूसरा, जब बाढ़ का पानी उतरता है या बाढ़ के दौरान भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि चिकित्सकों की टीम नियमित विजिट करे वहां पर। हम निरंतर इसके बारे में तैयार करें। कोरोना से बचाव के लिए भी हमें उपाय वहां पे करने होंगे, क्योंकि पहले से बाढ़ की पीड़ा झेल रहा है, इधर कोरोना अलग महामारी है। तो इन सब के बारे में भी हमारी वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य जितने भी विभाग हैं, कृषि है, खाद्य एवं रसद है, पशुपालन है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है, गृह है, ये सभी, विद्युत विभाग है, विद्युत विभाग को इन चीजों को देखना होगा कि वहां पे पावर सप्लाई तो नहीं हो पाएगी बाढ़ के दौरान, लेकिन पेट्रोमैक्स और जेनसेट आदि की व्यवस्था हम लोग वहां पे करें। यह काम विभाग के स्तर पर ही होना है, खासतौर पर सिंचाई विभाग के जहां चौकियां होंगी, बाढ़ चौकी होंगी, वहां पे पेट्रोमैक्स की व्यवस्था। राहत कैंपों में, शिविरों में प्रयास होना चाहिए कि राहत शिविर स्कूल की बिल्डिंग में या उस दौरान कोई खाली पड़े पक्के भवन और अच्छे भवन में ही हम इन चीजों को करेंगे। ऐसा ना हो कि आप उनके लिए टेंट लगाना प्रारंभ करें और बाद में उसके कारण भी समस्या खड़ी हो। सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन चीजों को भी ध्यान में रख करके ये चीजें हमें आगे बढ़ानी होंगी। और जैसे विगत वर्ष हम लोगों ने काफी बड़ी मात्रा में बरसात होने के बावजूद जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने में हमें सहायता मिली थी। इस वर्ष भी बाढ़ जैसी आपदा के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की जनधन की हानि को हम लोग नियंत्रित करने में सफल होंगे। ये हम सबको मिलकर के करना होगा। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसको नेतृत्व देंगे। शासन स्तर पर कंट्रोल रूम की निगरानी राहत आयुक्त के माध्यम से निरंतर हो। एसडीएमए उनका सहयोग करे वहां पर, और हमारी सभी टीमें अभी से पहुंच जाएं उन क्षेत्रों में जहां पर बाढ़ की पहली आहट होती है। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, ये जो जनपद हैं, इन जनपदों में अभी से हमारी तैयारी उसे आगे बढ़ाने के लिए हो जानी चाहिए और वहां पे नियमित प्रैक्टिस करके हम लोगों को एक भय से पहले से मुक्त करने की तैयारी भी करें। जो जवान या जो स्वयंसेवक कार्य में लगते हैं उनके लिए समय पे लंच पैकेट उपलब्ध हो जाए। अक्सर होता है कि 8-8 घंटे, 12-12 घंटे वे काम कर रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं मिल पाता है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को सुनिश्चित करें कि फील्ड में तैनात जवानों को समय पे भोजन आदि जो भी दिया जाना है वो पैकेट ताजा और सही भोजन उन्हें समय पे प्राप्त हो जानी चाहिए। बाढ़ बचाव के उपायों के लिए अन्य जो भी प्रयास होने हैं, जिन भी विभागों के स्तर पर शासन ने समय समय पर उस प्रकार के निर्देश जारी किए हैं, हम उसे प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी करेंगे। ये मुझे आज के यहाँ पर आपसे कहनी थी। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि 5 वर्ष के अंदर के सफल मॉडल के बाद सिंचाई विभाग और अन्य विभाग मिलकर के इस वर्ष भी
बाढ़ जैसी आपदा को नियंत्रित करने में सफल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं आपके साथ में हुई, मेरे आप सबके प्रति शुभकामनाएं भी हैं। धन्यवाद जी। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे, क्योंकि बाढ़ और बारिश का, जैसे अब बारिश का सीजन शुरू हो गया, तो अब बाढ़ को कैसे नियंत्रण करना है, क्योंकि अक्सर देखा है कि नदियों का कटान होता है, लोग नदियों के खदान में आपने देखा होगा अक्सर वहां पर अवैध तरीके से खनन करते हैं, उस पर अंकुश लगाने की उन्होंने बात की है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जब बारिश आती है तो वो डूब जाते हैं, कई गांव ऐसे हैं जो पानी में लबालब हो जाते हैं। उसी से बचने के लिए खास बैठक की, बाढ़ नियंत्रण यहां पर उसको लेकर एक खास रणनीति बनाई, अधिकारियों से चर्चा की है कि कैसे बचाव किया जाए, क्योंकि बारिश यानी मानसून की दस्तक हो चुकी है यूपी में, और अब मानसून के बाद कहीं ना कहीं बाढ़ की खतरा मंडराने लगेगा।